अब बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसका नाम सुनते ही जहन में डॉक्टर की तस्वीर सामने आने लगती है। और बायोलॉजी पढ़ने से ही नीट में एडमिशन होता है। उसके एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं बायोलॉजी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसी सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए, चूँकि कैसे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, एमबीबीएस में कैसे उसका मार्क्स स्कोर करते हैं, उस सब के लिए हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। काशी गौरव इंस्टीट्यूट के सर डायरेक्टर हैं जी, और बायोलॉजी टीचर हैं, सासाराम के जाने माने बायोलॉजी टीचर हैं। तकरीबन 1000 लड़कों को हर साल ट्रेन करते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ नीट का रिजल्ट ज़रूर दे जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आपको बहुत सारा धन्यवाद। पहली बात सर, चूँकि आप बायो के टीचर हैं, नीट आपका टारगेट होता होगा, तो कैसे करते हैं सर? अगर नीट किसी को निकालना हो तो कौन कौन सा सब्जेक्ट मेनली पढ़ना पड़ता है? देखिए, अभी के डेट में नई एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो नीट के लिए भी एलिजिबल है और आईआईटी जेईई के लिए भी एलिजिबल है। मीन्स आज से कुछ समय पहले तक बायोलॉजी सिर्फ नीट या मेडिकल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बायोलॉजी का ब्रॉड इतना ज़्यादा मांग होने लगा है दिन प्रतिदिन कि गवर्नमेंट ने उनको हर सेक्टर में अप्लीकेबल बना दिया है। और केमिस्ट्री, जो अभी का नया न्यूज़ हम लोगों ने सुना है कि केमिस्ट्री जो मेन विषय कभी हुआ करता था उसको अब सब्सिडरी में डाला जाएगा और बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और मैथ को मेन बनाया जा रहा है। तो एक अच्छा व्यू है, इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करें सिर्फ नीट की या बायोलॉजी सेक्टर की ही, तो आज की दुनिया में जो लगातार हमारा इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है या पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर आप इंजीनियर होते हैं या कोई भी सेक्टर चूज करते हैं तो हो सकता है उस तरह की चीज़ें ना आए। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सेक्टर की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम डॉक्टर बने, लेकिन हमारे लाइफ से बहुत सारी जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिसको हम इसमें जान सकते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। अभी कोरोना आया हुआ था, बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ें ही पता नहीं थी कोरोना से बचे कैसे, तो बायोलॉजी इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका लाइफ सर्वाइव कैसे कर रहा है। और अब नई पॉलिसी की बात है, तब बायोलॉजी को सबऑर्डिनेट पार्ट से उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। पहले तो ऐसा ही था कि बायोलॉजी का मतलब है कि सीधे डॉक्टरी का पढ़ाई करो या फिर किसी भी उसी तरह का लाइफ स्टडी करो, ह्यूमन लाइफ स्टडी का जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसका। लेकिन अब ठीक है, बायोलॉजी को मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम में ला दिया गया है। हम तो आपसे पहला सवाल करेंगे सर, नीट का तैयारी करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए छात्रों को कैसी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, नीट क्रैक करने के लिए पहले तो छात्रों के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आते ही 10th के बाद जैसे 11th में एडमिशन होता है, उन्हें ये बात पता होना चाहिए कि उनके जाना कहाँ है, उनका गोल क्या है। इसके बाद बायोलॉजी नीट में 50% कवर कर लेता है। अगर अभी की बात करें तो नए अभी जो क्वेश्चंस आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ 720 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है, तो मतलब 180 क्वेश्चन टोटल हुए, जिसमें 90 आपके बायोलॉजी से हो जाएंगे और 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री से। तो अगर हम बायोलॉजी को एनसीईआरटी को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के नीट्स को कवर करें तो हम उसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम फर्स्ट ईयर से ही एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को भी बच्चों में इम्प्रूव करें। और इस बात को जो है, ये छोटा शहर है सासाराम, और यहाँ दिमाग में भर दी गई थी पिछले कुछ समयों से, जब हम लोग यहाँ नहीं थे, कि नीट पढ़ने के लिए कोटा जाना ही पड़ता है। तो मैंने पूछा बहुत सारे बच्चों से कि नीट, या अभी मैं कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करा रहा हूँ, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, कुछ बच्चे अभी मेरे बीपीएससी में भी मेंस दे के आए, इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो लोगों के दिमाग और जहन में था कि सासाराम के बाहर ही जाना पड़ता है। मैंने पूछा कि सासाराम के बाहर जाने वाला क्या बच्चा, वहाँ कुछ जन्म घुट्टी पिलाया जाता है? पैदा सासाराम में हुआ है, पता चला क्या पिलाया जाता है? नहीं, पैदा सासाराम में होता है, पढ़ाई का बेसिक स्ट्रक्चर सासाराम से कंप्लीट किया होता है, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी? कहीं ना कहीं हमारी बेसिक शिक्षा बेहतर नहीं होगी, या हमारा जो यहाँ के टीचर्स हैं वो उस तरह के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या गोल ही नहीं रख रहे हैं नीट का। तो मैंने एक शुरुआत की कि क्यों ना हम सासाराम से नीट के लिए कुछ काम करें, और इस बार अच्छा खासा हम लोगों ने बच्चों को तैयार भी किया हुआ है नीट के लिए। चूँकि मेरा सासाराम में, अभी इसके पहले मेरा बनारस था और सासाराम में पहला है, तो मैंने बताया, बहुत सारे टीचर्स को भी बुलाया, बनारस वगैरह का जो जीआरएस के टीचर है, एक बार मैंने ऑक्सीजन के टीचर को बुलाया था, फिर एक बार मैंने L1 के टीचर को बुलाया था। कुछ नहीं, यही सर जाके पढ़ाते हैं, बस दिमाग में भर जाता है कि हम बाहर गए ना, बड़े शहरों में पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ाई बढ़िया होता है, और कोई पढ़ाई नहीं होता है बाबू, बस फीस बढ़िया लिया जाता है ना, तो दिमाग भर जाता है कि पढ़ाई बढ़िया होता है। सही बात है, हम लोग भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। 10th पास करने के बाद मन में उत्सुकता हो जाता है कि नहीं भाई पटना पढ़ने जाएंगे, बनारस पढ़ने जाएंगे, यहाँ के टीचरों में क्या रखा है, सब ऐसे ही पढ़ा देते हैं। हम लोग सब गए, हम BHU से पढ़े हुए हैं, तो सब अच्छी बात है कि हम दोनों BHU से पढ़े हुए हैं। हम BHU से पढ़े हुए, हमारा 2011 से 13 सेशन था, 13 से 15 MSc था।
तो जब हम गए तो हमको लगा BHU में टीचर जो होता होगा बहुत अजीबोगरीब होता होगा, लंबी चौड़ी हाइट होती होगी, मतलब एक धारणा बनी होती है ना। तो जब हम गए पहली बार तो नॉर्मली फुल पैंट कुर्ता पहन के टीचर आया, हम कहे यार ये तो हमारे साथ पैंट में पढ़ लेते थे। ये सासाराम के टीचर की तरह ही लग रहा है। और आए तो कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन ऐसे ही चले गए, यार ये पढ़ा ही नहीं रहे। अगले दिन उन्होंने कहा बेटा BHU में आए हो तो पढ़ने नहीं आए हो, हम तुमको सिखा देंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। उन लोगों ने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये ज़रूर अंदर से डाल दी कि पढ़ा कैसे जाता है, एग्जामिनेशन पास कैसे किया जाता है। और आपको भी पता होगा जब BHU के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही लगता है 1 नाइट फाइट होता है, बाकी दिन छोड़ दो, एक दिन पहले किताब निकाल के पूरा सिलेबस पढ़, सिलेबस ख़त्म। अब पूरा जितना लाइब्रेरी का उससे रिलेटेड बुक है सब अपने रेक पे रहेगा, भले पढ़े या ना पढ़े। हाँ, बाकी सारा दिन हम लोग बनारस विश्वनाथ मंदिर से लेकर के MMB चौराहा तक घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी यादें ताज़ा करो सर। अभी आप बोल रहे थे सर कि NCERT के अलावा कुछ और ज्ञान और कुछ और टॉपिक जो होती है, तो ऐसा कौन सा कुछ एक्स्ट्रा कौन सी किताबों का सलाह आप देते हैं बच्चों को पढ़ने? जी, जैसे प्रीवियस ईयर में अरिहंत का बुक्स आता है और भी बहुत सारे राइटर्स आते हैं। जैसे आप बात करेंगे तो एलन कोटा का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, फिर वो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उन लोगों का टेस्ट सीरीज बड़ा कारगर होता है। और अब बच्चे चाहेंगे तो घर से लेकर के कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चों ने मेरा डाउटनेट का भी कोर्स खरीदा हुआ है, या अनअकैडमी, अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी सस्ता हो गया है, बायजूस, अनअकैडमी सबका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये है। तो उन लोगों का कुछ नहीं करना है, आप क्रैश कोर्स का एक बैच में जो है उनका एक एटपी टेस्ट आता है जो NCERT के बेस पे या नीट पे स्पीड टेस्ट है, उसको खरीद लीजिए। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर कंटेंट में रखिए, और साइड से आप किसी एक बुक को, या तो प्रदीप फंडामेंटल को कवर कर लीजिए या तो दिनेश को कवर कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप SPPD के बुक को भी कवर कर सकते हैं। NCERT के साथ किसी एक साइड बुक को लीजिए और रगड़ के पढ़िए, 2 साल गारंटी है नीट क्रैक करेंगे और बेहतर रैंक के साथ क्रैक करेंगे। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, बहुत लोग करते क्या है कि पहले 12th की तैयारी कर लेते हैं फिर नीट पर ध्यान देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या 12th का और नीट का एक साथ प्रिपरेशन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। नीट की जो सिलेबस है वो बेस्ड ऑन 12th ही तो है, बस बच्चे के दिमाग में लाया जाता है कि नीट की तैयारी करते समय 12th नहीं होगा। अगर हम चाहें तो 12th के साथ नीट को करेंगे तो हम 12th में भी बेहतर परसेंट ला सकते हैं। कारण क्या है, नीट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है जो NCERT से भी हटके है। NCERT तो 100% कवर करना है, तो NCERT जब आप 100% कवर कर ही गए तब तो आपने 12th का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, फिर ज़रूरत ही क्या है हट करके तैयारी करने की। आप अपना ईयर बचा सकते हैं। वही जहन में होता है कि पहले चलो ना 12th पास कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 80% मार्क्स स्कोर करना होता है। उस चक्कर में लोग पहले 12th क्या करते हैं कि पहले यही सब्जेक्ट का कर लें, ऐसी पर 80% आ जाए, उसके बाद सेम चीज़ होता था IIT वालों में। हम लोग भी IIT की तैयारी करने गए थे, तो पहले अच्छा 12th बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे ना। देखिए, नीट का क्राइटेरिया कुछ इसी तरह का है कि वो कभी 80% नहीं मांगा है। नीट का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका 55% है, 60% है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। तो नीट तो कह रहा है ना कि मुझे परसेंटेज नहीं, मुझे टैलेंट चाहिए। सर मेरिट वेरिट तो बनाते होंगे क्लास में सब, स्कोर के बाद तो कुछ मेरिट बनता है। स्कोर के बाद आजकल नया मेरिट जो है वो नंबर बेस पे बन रहा है, जो हाँ नीट के नंबर बेस पे। कारण क्या है कि बहुत सारे अभी नीट वालों का मानना है कि बोर्ड में भी कुछ लोगों का सिस्टम हो जाता है, तो मैं उनके मेरिट पे ज्वाइन पहले मिलता था, अब सिर्फ और सिर्फ स्कोर बेस हो गया है। आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर को उठा के देख लीजिए, कुछ साल तक पहले सिर्फ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के बेस पे जॉब मिल जाती थी। आज आपका मैट्रिक में क्या है, इंटर में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, कोई लेना देना नहीं है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोर कैसा है, नीट में सेम कॉम्बिनेशन है। आपका 60% है, नीट क्वालिफाई करके आपको जो एडमिशन मिलेगा। हाँ, कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पहले ही टारगेट कर देते हैं कि तुमको नहीं डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। उसके लिए 9th क्लास से ही अप्रोप्रिएट उनको उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की पढ़ाई का माहौल देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा 10th क्लास से ही नीट की प्रिपरेशन के लिए लग जाए, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो एक तरह का बेसिक फंडामेंटल है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, 9th के सिलेबस को ब्रॉड करके 11th में पढ़ाना है और 10th के सिलेबस को ब्रॉड करके 12th में पढ़ाना है। तो अगर 9th और 10th को वो अच्छे से पढ़ता है तो 11, 12 उसके लिए आसान हो जाएगा, और जितना आसान 11, 12 हुआ उतना आगे के लिए उसका क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सर आपके लिए अब 12th का बोर्ड जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए कौन से बुक्स प्रेफर करते हैं आप? हम खुद अपना एक नोट्स बनाए हुए हैं जो बच्चों को प्रेफर करते हैं। मेरा किसी बुक से स्पेशली प्रेफर नहीं होता है, मैंने कई बुकों का कलेक्शन रखा हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग अपना सेट देते हैं, अपना चैप्टर वाइज मैं नोट्स देता हूँ, बल्कि मेरा कॉपी अलग होता है।
और जो मेरा स्टडी मटेरियल पैकेज होता है वो अलग होता है। जो कॉपी में मैं लिखाता हूँ वो आम बोलचाल की भाषा में, जैसे आप बच्चों से कभी रिव्यू आज लीजिए, पता चलेगा कि मैं बिल्कुल बेसिक आसान भाषा में चीज़ों को बताता हूँ और नोट्स में थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हूँ ताकि बच्चे आगे कहीं जाएँ तो उस चीज़ों का दिक्कत ना हो। दोनों चीज़ें लेके चलता हूँ मैं। जैसा मान लीजिए कि अगर प्रिपरेशन आदमी कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम भी दे रहा है, नीट नहीं होता है, तो आगे बायोलॉजी से कोई और स्कोप है? बहुत सारा है। देखिए स्पेशली एक नीट ही नहीं है, बायोलॉजी के कुल मिला के अभी 87 सेक्टर हैं। बस यहाँ के लोगों को ये बात पता है नीट, जीएनएम, एएनएम, और कोई चीज़ नहीं पता। इसके बाद कुछ लोग आजकल बी फार्मा और डी फार्मा की बात कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा 17 सेक्टर अकेले पैथोलॉजी में है ना, DMLT, DPT सब पैथोलॉजी में 17 सेक्टर है। 8 सेक्टर अकेले डेंटिस्ट में है ना, 12 सेक्टर अकेले फिजियोथेरेपी में है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर बटे हुए, बच्चों को नहीं पता। DMLT, LLT है ना, PDMC अभी नया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस और सर का भी कोर्स है, अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट है। अभी टिश्यू एग्रीकल्चर करके आया हुआ है नया प्लांटोलॉजी में। तो कई तरह का ऐसा नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। बच्चे अगर उसकी ओर जाएँ तो कोई जानता ही नहीं है, पूरा का पूरा कॉलेज का सीट ही खाली रह जाता है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, या तो GNM चाहिए या तो BSc नर्सिंग चाहिए, नहीं तो MBBS करना है। और कोई सेक्टर बताइएगा तो पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो आप जाइएगा तब ना। बायोलॉजी में भी बहुत सारा स्कोप खुला हुआ है, बिल्कुल जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्कोप है, वैसे बायोलॉजी अभी नया आया ओशिनियोलॉजी, समुद्र विज्ञान के समुद्री जीवों का अध्ययन। उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर वैकेंसीज आई हुई थी। अभी पिछली बार उड़ीसा में 1700 वैकेंसी थी, 3 लोग पहुँचे थे ओशिनियोलॉजी करके। मतलब सोचिए कि लोग ही नहीं, लोग कहते हैं बेरोजगारी है। भाई जो सेक्टर में जॉब है तुम जा ही नहीं रहे हो, लोग उसको पता ही नहीं करते। नहीं है। हमारे यहाँ के युवा 80% युवा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट करके बीरकोर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं और रेलवे SSC में लग जाते हैं। रेलवे SSC में लग जाते हैं। रेलवे SSC में लग गए तो क्या सोचते हैं कि ग्रेजुएशन होगा तब ना आगे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आजकल 90% एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो अब बेटा ग्रेजुएशन करते करते पहले तो 6 साल लगा दो, क्योंकि बीरकोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, 7 साल मान के चलना है। तो मैं वही बोलता हूँ, इससे बढ़िया तुम दिल्ली चले जाओ। हम कॉलेज पे थे, एग्ज़ाम पार्ट 1 वाला शुरू हुआ था, पता चला कि वो लोग 2020 में ही एडमिशन लिए हैं, 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, ये बात तरह का सीन बहुत ज़्यादा। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें भी हैं BSc वाले, उनसे पूछेगा तो उनके साथ भी यही लोचा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनका जॉब हो गया था, डिग्री ही नहीं मिला था। मतलब फाइनल 2019 में हुआ है। हाँ। रिजल्ट 2021 तक नहीं मिला है। मार्कशीट ऑनलाइन चढ़ जाता है, उसके बाद मार्कशीट ही नहीं। आज जब जाना होगा कहीं जॉब में तो आपको तो ले जा करके पूरा चेक कराना होगा डॉक्यूमेंट। इनको डॉक्यूमेंट ही नहीं है, चेक नहीं हुआ, जॉब खत्म हो गया। तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बच्चे इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर किसी ना किसी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतना चरमरा गया है बिहार का। और हमारा जो बीरकोर्स यूनिवर्सिटी है, मगध भी पीछे नहीं है। मगध का भी वही हाल है, दोनों पैरेलल जुड़वा भाई वाला सीन है। सर ये थे आकाश सर, जो सासाराम के बच्चों को नीट और मेडिकल की तैयारी करवा रहे थे। और आगे भी हम आपको सासाराम के शिक्षा जगत से जुड़ी, चूँकि गौलक्षणी जो मोहल्ला है वो सासाराम का शिक्षा का एजुकेशनल हब कहा जाता है। आगे भी और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपको हम मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।